हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। तो सबसे पहले बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे ने जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 बैच में। कैपेसिटेंस नाम का हमारा आज एक चैप्टर का शुरुआत होने वाली है। यस, हाँ तो भैया कितने मार्क्स लीचड़ लोगों को पूछना पड़ रहा। हाँ ये देखो भाई साहब, मार्क्स बता रहे, एक बच्चे ने 1000 मार्क्स स्कोर कर दिए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एक बच्चे ने 1034 मार्क्स स्कोर कर दिए। बहुत सही, यही एक्सपेक्टेड था आप लोगों से। तो गिव अवे आप सभी लोगों का हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आप लोगों को बता दूंगा किन किन बच्चों को मिल रहा है। ये मैंने आज रिजल्ट कंपाइल करने के लिए बोल दिया है। जैसे ही मेरे पास आएगा तो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा चीटिंग कर पाए होंगे उनको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? यस, हाँ। तो जिन बच्चों को नहीं मिलेगा आप प्लीज परेशान मत होइएगा, आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया है। ठीक है, भगवान करेगा तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और उसके बाद आप करोड़ों किताबें खरीद के बेच सकेंगे। ठीक है, दुकान खुल जाएगी आपकी, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है क्या? यस, हाँ। अब कई बच्चों को दुख होगा यार, इसमें कुछ बच्चों ने तो मतलब टॉपर के ऊपर हमेशा वो रहता है, ठीक है भाई चीटिंग करी होगी, चीटिंग। ठीक है भाई, अब क्या कह सकता हूं मैं यहां पर, तो कुछ नहीं कह सकता है ना। जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, और अगले जो 5-6 स्टूडेंट्स होंगे उनको कैटलिस्ट मिल जाएगी। तो टॉप 15 की बात कर लेते हैं। क्लियर? यस, हाँ। वो आपस में आप लोग देख लीजिए भैया, चीटिंग हुई है नहीं हुई है। हाँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला था भाई जो भी टॉप 10 और टॉप 15 स्टूडेंट जो आएंगे उनको किताबें मिल जाएंगी। यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और परेशान मत होइएगा, ये आगे हम लोग और कर लेंगे। ठीक है, हाँ, एक और गिव अवे कर लेंगे थोड़ा सा बीच में, जैसे हमारा सिलेबस थोड़ा सा बीच में जाएगा, अक्टूबर के आसपास एक और गिव अवे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, परेशान मत होइएगा। और इस बार मैं टेस्ट का वो नहीं रखूंगा, इस बार मैं रखूंगा कि इस बार नंबर ऑफ बुक्स थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, लेकिन अटेंडेंस, डीपीपीस, कौन बच्चे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कौन बच्चे सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन करे हैं उनके ऊपर रखूंगा मैं इस बार। अर्जुना में मैंने इस बार टेस्ट के ऊपर नहीं रखा है। अर्जुना में मैंने यही देखा है कि भाई कितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और डीपीपीज अच्छे से कर रहे हैं, टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। कई बार उनके मार्क्स खराब भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं क्वेश्चन क्लिक करा टेस्ट में, तो हो सकता है। लेकिन यस, उसने सबसे ज्यादा लेक्चर्स देखे हैं, वो अटेंटिव रहा है, कहीं ना कहीं अच्छे से अपना रिदम बना करके पढ़ रहा है, तो उसको एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई आज हमें जो अपना चैप्टर स्टार्ट करना है उसमें अभी पहले हम लोग कुछ पावर के 2-3 सवाल देखेंगे, फिर 2-3 सवाल जो बच जाएंगे वो कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, इस वीक ये लास्ट आपका वीक है जिसमें आपकी 3 क्लासेस पर डे हो रही है। ठीक है, पर डे। आफ्टर फ्रॉम नेक्स्ट मंडे अगर मैं देखूं, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे आप लोगों का नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट मंडे आप लोगों का नॉर्मल रूटीन हो जाएगा, 2 क्लासेस। ठीक है, तो लोड मत लीजिएगा, 2 क्लासेस पर डे के हिसाब से आप लोगों का रूटीन बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस, हाँ। सारे बच्चे पहले एक बार थम्स अप करिए, आप लोगों को यह बात समझ आ गई कि अभी आप लोगों की इस वीक भी 3 क्लासेस पर डे, 28 तक आपकी क्लासेस है। तो मतलब नेक्स्ट मंडे से अगर आप देखेंगे तो 29 से आप लोगों का नॉर्मल रूटीन आ जाएगा। तो जो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते थे कि सर हमारी 3 क्लासेस पर डे हो रही हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करना, तो बेटा हमारा सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और ये आपका स्कूल में थोड़ा सा लोड कम रहता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। हर जगह यूटिलाइज होता है, अगर आप ऑफलाइन में होते तब भी यूटिलाइज किया जाता है, ऑनलाइन में भी यूटिलाइज किया जाता है, हर बैचेस में ये चीज करी जा रही होती है। तो आप लोग इससे मत घबराइएगा, नेक्स्ट वीक से आप लोगों का नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। आप लोगों के अगर स्कूल भी दोबारा ओपन हो जाएंगे तो आप लोग अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे। क्लियर है क्या? यस, हाँ,
वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों को ये वाला लोड कम हो जाएगा। एक तो ये वाली बात हो गई, और दूसरी वाली बात आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आपका जो भी रिजल्ट आया एक बार कंपाइल हो जाने दीजिए, फिर मैं उसका आप लोगों को शो कर दूंगा कि टॉप 10 टॉप 15 स्टूडेंट कौन से हैं। क्लियर। अब बात आती है सर कितने बच्चे यहां से अभी तक विदाउट बैकलॉग हैं, जरा देखिए। विदाउट, ये एक बात देखना मेरे लिए जरूरी है, विदाउट बैकलॉग जितने भी हैं जरा एक बार थम्स अप कर देंगे। और सर बैकलॉग है, बैकलॉग है अब ओनली लेक्चर्स, ठीक है, डीपीपी का नहीं देखना है, सिर्फ लेक्चर्स का हमारे पास बैकलॉग है, ठीक है, और वो थम्स डाउन कर देंगे। जरा ये बताना, एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा सीरियसली, अरे चैट बंद कर दी, हाँ थोड़ा सा हमें सीरियसली इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारे लिए नो बैकलॉग, वेरी गुड। डीपीपी को अभी काउंट मत करिए, डीपीपी इज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोगों के पास अभी हो सकता है कि वर्कलोड जैसे ही बड़ा था, क्लासेस बड़ी थी, तो हो सकता है प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम नहीं बचेगा, लेकिन नाउ जब आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी तब आपको आराम से अपना टाइम मिलना स्टार्ट होगा। और देखिए एक चीज मैं आप पहले ये बताइए, कितने बच्चों का बैकलॉग है, कितने बच्चों का बैकलॉग नहीं है, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। और ये जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, प्लीज उसको ट्राई करिएगा फॉलो करने का। क्लियर है क्या? आइए, हाँ, मैं बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नो बैकलॉग, वेरी गुड यार। और मैं चाहता हूं कि मेरे अंडरपंटर कहीं ना कहीं इस वाले जोन में ही हो, और हर बार ये रेशियो अप्रोक्सीमेटली 75-25 70-30 का रहता है। 70% बच्चे विदाउट बैकलॉग होते हैं, 30% बच्चे विद बैकलॉग हमारे पास होते हैं, ठीक है। चलिए भाई जरा देख लेते हैं, ठीक है। वही मैंने कहा ना, ये रेशियो नॉर्मली हर साल, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ये रेशियो मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे ही मिला है। 73% में कुछ मिसक्लिक भी होगा, और 26% या 27% आप ये मान सकते हैं, ठीक है। यही रेशियो हमारे पास हर साल रहता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोगों की मैं चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है भाई। देखो अभी तक आप लोगों ने 3-3 क्लासेस पर डे मैनेज करने की कोशिश करी है, ठीक है। जो बच्चे हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा ना, जैसी आपकी नेक्स्ट वीक से जैसी आपकी 2 क्लासेस पर डे होंगी, एक बहुत गंदा मेंटालिटी आपके अंदर आएगा कि यार चलो ठीक है, मेरी क्लासेस का लोड कम हुआ है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेता हूं, मैं इतने दिन से विग्रसली पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। मैं अब आपको यहां पर बोल रहा हूं कि जो बच्चे ये सोचना स्टार्ट करेंगे, और खासकर कौन बच्चे, ये वाले जो मेरे बिल्कुल खास बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि देखो भाई 12वीं क्लास में बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आप उसको रूटीन में कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब मैं कहता हूं अचीवमेंट ही है। तो आप इसको ये मत सोचना सर मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, ये कम। इंडिया में आप देख रहे हैं 30% तो इस बैच में ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे। एंड यू शुड, ये जो बच्चे हैं प्लीज आप लोग कोशिश करें कि आप उस जोन में जाएं जल्द से जल्द, अदरवाइज ये बैकलॉग का सिलसिला बढ़ता रहेगा, और जो आपका डर था कि सर मैं 11th का कब रिवीजन करूंगा, वो आपका नहीं हो पाएगा। वी हैव टू कार्व आउट टाइम, हमें समय निकालना पड़ेगा कि हम लोग दिसंबर में फ्री रहें, ठीक है। अब क्या होगा, जो बच्चे यहां पर जैसी ही आपकी 2 क्लासेस पर डे की होंगी, अब बच्चे के अंदर सबसे पहले मेंटालिटी आती है थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आने के लिए। बच्चा या तो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, वो ये कहेगा कि यार मैं ना 2 क्लासेस हमारी हो रही है तो बीच में 15-20 मिनट का जो ब्रेक है वो ब्रेक लेता हूं, मैं अब क्लास के बाद करूंगा। रोज तो मैं 9-9:30 बजे तक तो वैसे क्लास कर ही रहा हूं, अब नॉर्मली आपकी क्लास 8-8:15 तक खत्म हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। 1 घंटा जो आपका कहीं ना कहीं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा जो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पुश कर रहे थे कि यार क्लास कर लेते हैं, वो आपका रिलैक्सेशन जोन में जाएगा। और वो रिलैक्सेशन स्टार्टिंग में आप 1 घंटे का लेंगे, 1-2 दिन के बाद वो 1 घंटा 1.25 घंटा बन जाएगा, फिर वो 1.5 घंटा होगा, फिर 2 घंटा होगा, और फिर वो रूटीन वापस आपका वैसी हो जाएगा कि सर मैं मेजॉरिटी टाइम अपना वेस्ट कर देता हूं फोन पर या डिस्ट्रैक्शंस में, और फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मेरा टाइम कम बचता है। जो सीरियस बच्चे होंगे समझ जाना बेटा कि डिसिप्लिन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप एज अ पॉजिटिव साइन लीजिएगा कि अगले वीक जब आपकी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा, लेकिन आप उसमें अपना डिसिप्लिन जो आपने बनाया है उसको टूटने मत देना बेटा। इतनी आसानी से वापस बैक ऑन ट्रैक नहीं आ पाते हैं बच्चे। एक बार आप वापस उस जोन में चले गए, देखो वही है ना कि आप कहते हो कि सर मैं ज्यादा देर बैठ के नहीं पढ़ पाता, मेरे को ये दिक्कत है। अब कोशिश कर करके आप पहुंचे वहां तक, अब क्या जैसी रिलैक्सेशन होगा आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इस चीज को अप्रिशिएट करिएगा कि यार आप लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ाई है,
उसको यूटिलाइज करिए। अब प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा अब आप प्रैक्टिस करिए और इसी रिदम को मेंटेन आपको आगे तक करना है, क्योंकि यहां जिसने रिलैक्स करा, नीचे ग्राफ करा, बिलीव मी आप ना ही कभी अपना बैकलॉग कवर कर पाएंगे, और जिनका डीपीपीस का बैकलॉग है या प्रैक्टिस का बैकलॉग है वो आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर लेक्चर्स देख रहे हो उसके अराउंड थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का समय यही है। आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपके साथ हो चुका है, अब आपकी सिटिंग पावर बन चुकी है। हो सकता है आप स्कूल भी जा रहे हो, सुबह भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटा आप शाम लेक्चर देख रहे हैं, 5-6 घंटा खुद से पढ़ रहे हैं, 12 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। बिलीव मी 50% ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो प्लीज अपना रिदम को खराब मत होने दीजिएगा। आप ये समझिएगा कि अब नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हुए हैं तो मेरे को अब एफर्ट्स बढ़ाने हैं अपनी प्रैक्टिस वाले। सारे बच्चे थम्स अप करें, सारे बच्चे प्लीज एक बार थम्स अप करें। सर क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, मैं कह रहा हूं आपको हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग टॉपिक्स में ये दिक्कतें होती है। किसी को मैथ्स में दिक्कत होगी, किसी को केमिस्ट्री में होगी, किसी को फिजिक्स में होगी, किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में दिक्कत होगी, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी। ये मैं कह रहा हूं दिस इज द नॉर्मल रूटीन बेटा, ये होता है। लेकिन इसको पार कैसे करते हैं? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स आपने बढ़ाने पड़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे, ज्यादा डील करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यार ये वाला कंसेप्ट ऐसे लगाना था या नहीं लगाना था। और आपके लिए सबसे बढ़िया सेट होता है अपने पीवाईक्यूज का सेट। क्लियर है क्या बेटा? प्लीज अपनी मेहनत को कम मत करिएगा। आपके ऊपर लोड कम हो रहा है तो आप समझिए आपने डिसिप्लिन अटेन करा है इन 1.5-2 महीने में, इसको हमें अपना आगे कंटिन्यू रखना है। और अगर इतनी एफिशिएंसी से अब आप करोगे तो डेफिनेटली चीजें कवर कर ले जाओगे। क्लियर? लव यू ऑल बेटा। तो एक बात मेरे को ये कहनी थी कि आप प्लीज अगले वीक से अपना डिसिप्लिन खराब मत करना। एक लास्ट चीज जो मेरे को बतानी है अबाउट दिस चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, ठीक है। हमारे पास अभी एक कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस ऑन पावर वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और फिर है एक कलर कोडिंग। क्या है बेटा? कलर कोडिंग। ये वाली चीज हम लोग और कर लेंगे, कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है। 5-10 मिनट अगर हम लोगों ने दे दिए तो ये साइमल्टेनियसली हम लोग इसको कवर करते हुए चले जाएंगे। अब बात आती है सर कैपेसिटेंस, क्योंकि मुझे पता आज नए बच्चे आए होंगे, वो इस उम्मीद से आए होंगे कि सर मैं नए चैप्टर से ज्वाइन कर सकता हूं क्या। देखो भाई, इस चैप्टर में किन किन चीजों की डिमांड है मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ठीक है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है कि नहीं सर मेरे को इससे ज्वाइन करना ही करना है, अदरवाइज ये चैप्टर भी मेरा बैकलॉग में चला जाएगा और फिर मेरे इतने सारे बैकलॉग में कवर नहीं कर पाऊंगा। अब बात यह है कि आपके लिए बाय हुक और क्रुक ऑप्शन ही यही है कि आपको दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। कठिन होगा, इजी होगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब डिमांड क्या है सर? क्या चैप्टर 1 हमारे पास रिक्वायर्ड है? पहली बात, हां, यहां पर हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ का आइडिया चाहिए। कई कई जगह पर हो सकता है हल्का सा गॉस लॉ का आपको आइडिया चाहिए। सर क्या हमारे पास चैप्टर 2 की रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा हां, चैप्टर 2 में E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr इसकी चाहिए। थोड़ी बहुत हमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। पोटेंशियल्स के फॉर्मूले जो हम लोगों ने देखे थे, शेल का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, ये वाली चीजें हमें चाहिए होंगी। प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि प्लेट्स अगर 2 प्लेट्स को रखा हुआ है तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 बाहर वाला रहेगा, फिर इंडक्शन कर रखा था। प्लेट्स की अगर आप अर्थिंग कर देंगे तो बाहर चार्जेस 0 हो जाएंगे। वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा नया स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ूं और मैं कोशिश करूं कि एटलीस्ट वो ज्वाइन बैक कर ले। लेकिन अब वही बात है कि मैं आपको हर चैप्टर की रिक्वायरमेंट बताता चल रहा हूं। सर चैप्टर 3 में क्या हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी? बिल्कुल चाहिए होंगी। हमें नॉर्मली अगर देखें तो KVL एंड KCL की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। सर मतलब चैप्टर 4 जो आज हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा एक ये वाला आएगा आपका आरसी सर्किट्स। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आरसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो वहां पर हमें केवीएल और केसीएल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इवन कैपेसिटर के सीरीज एंड पैरेलल में मैं आपको नोडल एनालिसिस फिर से सिखाऊंगा जो हम लोगों ने इस चैप्टर में बात करी है। अभी आज का जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये हमें जरूरत पड़ेगा, और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, जैसे ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई तो कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो इतना नहीं आता है,
तो अब दो रास्ते यहां से खुलते हैं। नहीं आता है तो या तो इस चैप्टर को भी जाने दे, ठीक है, या तो इस चैप्टर को भी जाने दे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि सर साइड साइड में आप थोड़ा सा मेरे को बता देना, और मैं कोशिश करूंगा कि भाई कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके इन चैप्टर से वो वाले टॉपिक एटलीस्ट जरूर पढ़ लूं, ठीक है। क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म। बिलीव मी, जब हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 के वर्कबुक लगाई है या चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है उनको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 3 में जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट कैसे होता है वो आता होगा तो मजा आ जाएगा। तो यहां पर भी रिक्वायरमेंट आएगी। इसका अगला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसने ये पढ़ रखा है वही ईएमआई कर पाएगा। तो क्या आप लोगों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है कि फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स थी बेटा कि घुसने के लिए, अगर आप देखें आपने मोशन इन 1D से करते करते रोटेशन तक हम लोग चले गए थे, सारी चीजें जुड़ते हुए जाती हैं, बीच में घुसने के लिए फिजिक्स जगह नहीं देती है ना। कोई बच्चा बोले कि क्या सर मैं अचानक से सर्कुलर से ज्वाइन कर सकता हूं या अचानक से वर्क से ज्वाइन कर सकता हूं, मुश्किल आएगी, आपके सवाल नहीं होंगे, आपको थ्योरी सी लगेगी, ठीक है, ये चाहिए क्लियर। अब बात यह है कि क्या सर 12वीं की फिजिक्स मौका दे रही है, नहीं दे रही। देखो अब ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें रिक्वायरमेंट है, अगले चैप्टर में भी फिर से रिक्वायरमेंट आएगी। मैं ईएमआई में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म घुसा रहेगा, आपको फिर मौका मिले। एसी में भी एसएचएम की रिक्वायरमेंट आएगी, आपको फिर अब सीधे मौका मिलेगा कहां पर, ऑप्टिक्स में। तो मतलब आपके 6-7 चैप्टर जो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे अगर आपने आज ये डिसाइड नहीं करा कि यार ठीक है मेरे पीछे से कुछ चीजें छूटी हुई हैं, लेकिन अगर मैंने आज एंट्री नहीं करी अपनी वापस फिजिक्स में तो लाइन अगले चैप्टर में भी यही फीलिंग आएगी, यार ये नहीं आता तो ये नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके अगले चैप्टर में भी वही फीलिंग आएगी कि यार मैग्नेटिज्म नहीं आता तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कर पाऊंगा। ये आपको फीलिंग आती रहेगी टिल जब तक आप ऑप्टिक्स में नहीं जाते, और ऑप्टिक्स मीन सेकेंड बुक, क्लियर। तो कोशिश करिए, ठीक है, यहां पर आप सभी लोग जितना अच्छे से कोशिश करेंगे बेटा धीरे धीरे चीजें कवर हो सकती हैं। तो मैं इसी चीज पर एक शुरुआत आप लोगों को दोबारा करा देता हूं। हर बार हमारा बच्चा रिबन काट रहा है। अच्छा, आप में से 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने बच्चों ने मल्टीपल टाइम रिबन काटा? पहले चैप्टर 1 में काटा, नया शुरुआत करेंगे इस बार तो भैया झंडा काट देंगे, झंडा। फिर चैप्टर 2 में दोबारा रिबन काट रहे हैं, सर चैप्टर 1 में ना कुछ छूट गया था। फिर चैप्टर 3 में फिर रिबन काटा है, ठीक है। अब चैप्टर 4 जब हमारा स्टार्ट हो रहा है तो आपकी शक्ल बनानी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बाल आपके याद होंगे, घुंघराले बाल थे ठीक है। जुबान आपकी जुबान ही रह गई है, शरीर तो भैया आप लोगों का ठुस हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो रिबन कटिंग सेरेमनी कितने अच्छा, वैसे हाँ 70% बच्चे हमारे वैसे ही हैं जिनका बैकलॉग नहीं है, तो उन्होंने रिबन नहीं काटा है, वेरी गुड। और मैं चाहता हूं एक कह रहा है 2 टाइम्स ठीक है, तो मैं आप लोगों की तरफ से ही रिबन काट देता हूं क्योंकि आप लोगों की जुबान सिर्फ हमें गाली देने में ही निकल जा रही है ना। तो यहां पर आई यस, नई शुरुआत करी जाए जिससे अगले 10-15 दिन के बाद फिर आपको रियलाइज हो कि ये भी खराब कर दिया ए मर्दा, इसको भी खत्म कर दिए जी, आइए, ठीक है। हाँ, एक कह रहा आइस कहां है बेटा वो तुम्हारे पापा नोच करके खा गए क्योंकि किसी काम की तो बची नहीं, सिर्फ मोबाइल में ही यूट्यूब चल रहा है तुम्हारा। तो पिताजी को गुस्सा आया, तुम्हारी आंख नोच करके वो मस्त तेल में फ्राई करके खा गए। तब पापा जी तो हमारे वेजिटेरियन है। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना उस दिन देखिएगा, ठीक है, मार के मटन बना देंगे तुम्हारा क्लियर। आइए भाई, ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, बीएड रह गई थी, अच्छा शेव करा लिया होगा, पैसे आ गए तुम्हारे पास। हाँ, यस। अब सारे बच्चे पहले इन सवालों के बारे में एक बार देख लेते हैं, शांत रहिए, ठीक है। हमारे पास 3 बल्ब्स थे, मान लीजिए ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। तीनों बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में बात करनी है। ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ध्यान सुनना, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे बल्ब हमारे पास आइडेंटिकल है। तो किसकी बल्ब की ब्राइटनेस वाली चीज हमें डील करनी है। तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी आप ये मत देखना भाई 100 वाट का है तो इसकी ज्यादा होगी या नहीं, ऐसे नहीं।
पावर इन द सर्किट विल डिटरमाइन की ब्राइटनेस हमारे पास कितनी है। तो इन सवालों को हम लोग कैसे करते हैं बेटा, हम लोग तीनों को अपना एक एक रेजिस्टेंस की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास आर है, और ये हमारे पास आर है, ठीक है। और यहां पर आप लोगों ने क्या लगा दिया है, बैटरी हमारे पास लगा दी है, ठीक है। देखो ये जो आपने वोल्टेज V लगाया है, तो ये वोल्टेज तो इसको अक्रॉस भी होगा। तो अगर मैं इसके अंदर का करंट की बात करूं, I3 कह देता हूं, तो सर ये V/R होगा, मैंने कहा हाँ। और यही वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस भी है, तो अगर मैं यहां पर I की बात करूं तो ये V/2R होगा। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं सीरीज मान सकता हूं, तो ये 2R रेजिस्टेंस हो गया, ये R हो गया, और हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी V वोल्ट का है मेरे इंटरवेंटर, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट का है। अब अगर मैं पावर थ्रू वन इन सर्किट की बात करूं, तो सर इसमें से जो करंट जा रहा है इनटू R, तो इसमें से करंट जा रहा है बेटा V/2R का होल स्क्वायर इनटू R कर देंगे, तो ये कितना आएगा बेटा V²/4R। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैं तो कैपेसिटेंस पढ़ने आया था, ये मास्टर क्या पढ़ाने लग गया। बेटा शांति से बैठिए आप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पावर टू सर्किट की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो ये फिर से I² R आएगा, सेम V²/4R आपको मिलेगा। और पावर 3 इन द सर्किट अगर आप देखें बेटा, तो हमारे पास क्या होगा सर, I3 का स्क्वायर इंटू R, तो ये आपका आएगा बेटा V²/R, बेसिकली राइट दिस, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पावर किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, फिर 2 और 1 का हमारे पास बराबर आ रहा है। तो ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं, ब्राइटनेस का जो हमारे पास ऑर्डर होगा दैट विल बी 3 इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 1, हमारा ये ऑर्डर आ रहा होगा। कितनों का यही है, सारे बच्चे दिल बनाएं। सर कैन वी स्टार्ट क्लियरिंग अवर बैकलॉग ऑफ 11th फ्रॉम मंडे? आर्यन बेटा, आयान बेटा, देखो भाई पहले 12वीं का होल्ड बना लो, ऐसा ना हो कि उसको कवर करने के चक्कर में 12वीं का बैकलॉग बन जाए। 50% दोनों साइड से आएगा, ठीक है। अगर आपका 12वीं सही चल रहा है तो आप संडे को 5-6 घंटा डेफिनेटली निकालिए। मैच्ड, वेरी गुड। अगला देखे जाए तो ये वाला सर्किट, कई बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला सर्किट और इस वाले सर्किट में कुछ अंतर है क्या? मैंने कहा भाई ये वाला है ही। अगर आप देखें तो ये खाली वायर थी, तो यहां पर अगर मान लीजिए इसको मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको मैं 4 कह दूं, दिस बल्ब अगर देखें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V ही रहेगा, है ना। यहां पर अगर आप 0 वोल्ट लेते हैं तो यहां 0 वोल्ट रहेगा बेटा, यहां 0 वोल्ट रहेगा बेटा, यहां 0 वोल्ट रहेगा। दिस बल्ब विल नॉट ग्रो, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये तो किसी काम का ही नहीं। हाँ, ये देख करके घबराना नहीं है, ये वाला बल्ब किसी काम का नहीं है। ऑर्डर अभी भी ब्राइटनेस का हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास B कितना आया था, 3 का ज्यादा आया था। B3 इज ग्रेटर देन B2, और ये हमारे पास B1 के बराबर हमारे पास होगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट है। अगला सवाल बेटा आप सभी लोगों के सामने ये रहा। चलिए भाई, द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट्स। ये आपने 16 वोल्ट की बैटरी यहां पर लगा दी है। द पावर कंज्यूम्ड बाय द नेटवर्क इज 4 वॉट्स। अब पूरा पावर ऑफ द सर्किट ही आपको दे दिया है, कितना है, 4 वॉट का। तो वैल्यू ऑफ आर हमारे पास कितनी होगी? चलिए भाई, सर 0 कैसे आया? जो बच्चे नए होंगे अचानक से आ गए हैं, बेटा खाली वायर पर पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। अगर आप यहां पर कोई बच्चा बोले सर 0 कैसे आया, भाई ये ले ले, यहां का अगर वोल्टेज V' अगर मान ले तो यहां का भी वोल्टेज V' होगा, यहां का भी वोल्टेज V' होगा। नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बल्ब। इस बल्ब के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो ये जलेगा नहीं। क्लियर है क्या? यस, हाँ क्लियर, राइट। बेटा इस वीक आपको, क्योंकि आप लोगों का लोड ज्यादा है, तो आप एक चीज और मेरे को बता देना, आप लोगों का करंट का तो वर्कबुक में आपको दे ही दूंगा। करंट की जो रिवीजन क्लास है, करंट की जो रिवीजन है वो आपको नेक्स्ट वीक दूं? सारे बच्चे बस इतना बता दीजिए, नेक्स्ट वीक दूं? क्योंकि आपकी ऑलरेडी 3 क्लासें आई थिंक रोहित सर भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आपको ऊपर लोड ना रहे। अभी आप खुद से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीक जब आपकी 2 होंगी तो मैं आपको रिवीजन जो करंट की रिवीजन वर्कबुक आपको दे दूंगा थर्सडे तक। ये वाली करंट की जो रिवीजन है वो आपको नेक्स्ट वीक दे दूं, चल जाएगा? बस ये और पूछना था। हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। संडे को मैं आपको वो दूंगा पोटेंशियोमीटर,
ठीक है, संडे को मैं आपको दूंगा पोटेंशियोमीटर, छोटा सा पार्ट है पोटेंशियोमीटर को रिकॉर्ड करके, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में नहीं लेकिन किसी के बोर्ड में हो तो वो पढ़ ले। क्लियर है क्या? यस, ठीक है, चलिए मैं इसको इसके हिसाब से प्लान कर लूंगा। चलिए तो अब जरा यहां पर सर इसको कैसे करें? मैंने कहा भाई देखो ये 4R और 4R, इनकी जगह पर मैं रेजिस्टेंस 2R ले सकता हूं क्योंकि दोनों पैरेलल है। हाँ सर, इसकी जगह पर रेजिस्टेंस आप R ले लीजिए। 6R और 12R का सर इन दोनों का पैरेलल करेंगे तो 6R इंटू 12R डिवाइडेड बाय हमारे पास 18R आ जाएगा। मैंने कहा R और R गया 6 या 18, तो ये 4 ओम्स 4R आपका यहां आ जाएगा और ये आपका R यहां आ जाएगा। तो अगर मैं पूरे सर्किट में R सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज में है बेटा 2 3 4 8R हमारे पास कुछ इस प्रकार से, और पावर वोल्टेज हमें दे रखी है तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। ये सर्किट का है, ये भी सर्किट का है, ये भी सर्किट का है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। पावर इन द सर्किट दैट इज 4, वोल्टेज है आपका 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 8 इंटू R, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 8। R की वैल्यू आपकी 8 आ रही होगी, तो बी ऑप्शन बेटा आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? यस सारे बच्चे, यस और नो? बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। फैलाया है कुछ रायता इन लोगों ने। क्लियर? यस, हाँ सारे बच्चे। अगला सवाल जरा शांति से करेंगे सारे बच्चे, गलती मत करना। हाँ इसमें गलती मत करना। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड 25 वॉट एंड 220 वोल्ट, 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। एक आपका बल्ब है बेटा 25 वॉट का है, ठीक है, इस पर कितना लिखा हुआ है? 220 वोल्ट लिखा हुआ है। और एक बल्ब है आपका बेटा कितना 100 वॉट्स का, ठीक है, और 220 वोल्ट इस पर भी लिखा हुआ है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। इफ 20 वॉट एंड 100 वॉट बल्ब ड्रॉस पावर P1 एंड P2, तो कितना पावर हमारे पास होगा? सर वर्कबुक क्या है, जो बच्चे नए ज्वाइन करें मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए अब इन दोनों को आप लोगों ने क्या करा है बेटा? सर्किट में कंबाइन कर दिया है, ठीक है, मतलब आप लोगों ने इस प्रकार से इसको सर्किट में कंबाइन कर दिया है। ये है 25 वॉट का बल्ब और ये है हमारे पास 100 वाट का बल्ब। अब पहली कंफ्यूजन बच्चों से क्या होती है? हाँ क्वेश्चन पीपीटी वो भी दे दूंगा, टेंशन ना ले बेटा, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी 25 वॉट और 100 वाट। अब कई बच्चों को लगता है कि सर जब पावर दे रखी है तो हमें निकालना क्यों है? अरे भाई ये तो तब है कि जब आपने इस पर 220 वोल्ट लगाए तब 25 वोल्ट देगा। सर लगाया तो है 220, तो 220 इसको थोड़ा मिलेगा, इसका वोल्टेज देखा जाए तो लेस देन 220 होगा क्योंकि ये दोनों में बट जाएगा। तो हमें इस सर्किट में कितना पावर होगा हमें बेसिकली वो रिपोर्ट करना है। क्लियर? हाँ अब सर वो कैसे करें? कभी भी बल्ब के सवाल आए, रिप्लेस देम बाय देयर रेजिस्टेंस। तो अगर इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो याद करिए हमारे पास P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। हाँ तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मैंने आपको क्या बोला था कि आप हमेशा इससे निकालेंगे तो सर 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पावर 25 है, और ये बल्ब 1 हो गया, और इसका बल्ब 2 का अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 है। ठीक है, तो क्या मैं अगर इसको x मान लूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये हमारे पास x/4 होगा। यस, हाँ या ना सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसको 1/4 करोगे इसको तो यही आ जाएगा हमारे पास। सवाल क्या बन गया सर? हमारा सवाल ये बन गया है कि एक रेजिस्टेंस x है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास x/4 है। सारे बच्चे जरा एक बार खुद से करंट बताएंगे प्लीज। बच्चों को बल्ब वाले सवालों में बहुत दिक्कत होती है, प्लीज उनको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करा। ये आपने मान लीजिए V वोल्ट वही 220 जो आपका था वही आपने लगा दिया है। सारे बच्चे जरा यहां पे देखना, तो सर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा x प्लस x/4, तो ये आ जाएगा सर 5x/4। मैंने कहा हाँ, और करंट इन द सर्किट अगर मैं देखूं तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर लेंगे तो V डिवाइड बाय 5x/4 ये आ जाएगा। सारे बच्चे
पहले वाले बल्ब का पावर इन सर्किट ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो मेरे को पता है, ये जा रहा है, ठीक है। तो मैं आई स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं। तो आई का स्क्वायर करोगे तो 16v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25x का स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, राइट। हाँ चलिए भैया जरा देखिए कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। तो सर ये x और x गया, मैंने कहा हाँ। तो सर ये आ रहा है 16v का स्क्वायर बाय 25x, मैंने कहा अच्छा। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा x क्या लिया था आपने, एक्चुअली में दिस इज v का स्क्वायर बाय 25 ही तो आपने x लिया हुआ है। तो मैं यहां पर अगर पुट x इज इक्वल टू v का स्क्वायर बाय 25 यहां रख दूं तो क्या मेरे पास आएगा सर 16v का स्क्वायर बाय 25 इंटू v का स्क्वायर बाय 25। तो ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, 16 वॉट्स आपका पावर इन सर्किट ऑफ बल्ब 1 आ रहा है। सारे बच्चे दिल बनाइए जिनका यही आया है, आया ना। गणेश पाटिल बेटा प्लीज इधर उधर बात मत करो। एक कह रहा है हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, होना होगा हो जाएगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन एग्जाम में जरूरी थोड़ना है कि हिट एंड ट्रायल वाला सवाल है, तेरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, कभी भी बल्ब का, कभी भी किसी, अब कोई बच्चा बोले सर बल्ब ना देकर के रेजिस्टेंस देते, तब भी अप्रोच यही रहता, बल्ब में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, उन बल्ब को हटा करके उनको उनके रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करना है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने कहा एक का रेजिस्टेंस x, अब कोई बच्चा बोले सर इसको x लेकर इसको 4x ले लूं तब भी आंसर सेम आएगा। मैंने इसको x ले लिया तो ये हमारे पास x/4 है, इन दोनों को सीरीज में करा, करंट निकाला और इंडिविजुअल आप इनकी पावर निकाल लीजिए। अब ब्राइटनेस का भी सवाल आ सकता था कि इनमें से किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो सर्किट में जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, सीधा सा लॉजिक ये होता है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर इसको इधर रख देता हूं, ठीक है, और पावर ऑफ 2 इन सर्किट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज x/4। तो आपका ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, आई का स्क्वायर दैट इज 16v का स्क्वायर बाय 25x का स्क्वायर इंटू x/4। तो ये x चला जाएगा और ये आया 16v का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 और x की वैल्यू अभी हम लोगों ने रखी थी v स्क्वायर बाय 25, ठीक है, इंटू 1/4। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर 25 25 4 हमारे पास 4 वॉट्स दूसरे का हमारे पास आ रहा होगा पावर ऑफ 2 इन सर्किट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो एक का आया है 16, एक का आया है 4, हमारे पास P1 का 16, P2 का 4, गलती मत करना, ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। हाँ यहां पर भी गलतियां करी हैं, ये 14% यहीं पर आ सकते थे, ये जो 14% हमारे बच्चे हैं वो एक्चुअली में यहां आने चाहिए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसका हम लोगों ने पावर निकाला है। यस, पोटेंशियोमीटर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों में है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, क्लियर। क्योंकि मैं अगर क्लास में पढ़ाता ना बेटा, सीबीएसई बोर्ड वाले ज्यादा थोड़े खतरनाक होते हैं, खतरनाक ये मत सोच रहा उनसे डरना चाहिए, ना 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 ना, खतरनाक होते हैं, वो पढ़ाने ही नहीं देते। पिछली बार जितनी बार भी मैंने लक्ष्य में पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, सर ये आएगा क्या, ये सिलेबस में है क्या, ये नहीं आएगा क्या, सर हमें तो सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ना है, खतरनाक होते हैं, दिमाग उनमें होता नहीं है। तो वो ना तेरे को पढ़ने देंगे ना मेरे को पढ़ाने देंगे। तो मैं उसको अलग से इसीलिए देना चाहता हूं कि सो दैट जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो अपना अपना कंटिन्यू रखें, क्लियर। यस, तो ये हमारे पास, अगर मैं इसी सवाल में ये सवाल बन जाता ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस अगर आप देखें तो ऑर्डर क्या होगा, अगर मान लो ये B1 है ये B2 है तो हमारे पास पावर B इसका ज्यादा आया है तो ब्राइटनेस ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 2। कई बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, रट्टू तोते, वो कहते हैं सर 100 वाट का है तो ज्यादा पावर देगा हमारे पास। अबे गधे इंसान, यहां पे पावर इन द सर्किट उसकी 4 वॉट की आ रही है, इसकी 16 वॉट की आ रही है, तो इस कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस 1 की ज्यादा होगी। ये सवाल भी आपका जेईई एडवांस में ऐसा कन्वर्ट होकर के आ सकता है, क्लियर है क्या। यस, हाँ, तो पोटेंशियोमीटर को साथ वो वाले टॉपिक बेटा जो सीबीएसई में नहीं है ना उनको अलग से कराना ही पड़ता है, क्योंकि ये भारी मात्रा में होते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है गधे हमेशा भारी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है।
हाँ, तो ये पढ़ाने नहीं देंगे। अगली क्लास में कलर कोडिंग करा दूंगा, टेंशन ना ले। और इतनी आसान भाषा में है कि तू खुद से भी करना चाहे तो कर ले, लेकिन तूने दिए हैं पैसे और तू चाहता है कि मास्टर जब तक अपना गला ना फाड़े उस टॉपिक पर तब तक तेरे पैसे वसूल नहीं हुए, है ना? तो मैं जानता हूं उस चीज को। क्लियर? यस। अभी जो 2 सवाल हैं कल की क्लास में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अभी बताया, देखो ये सीबीएसई वाला बोला कि सर 2 सवाल बच गए। ये पक्का सीबीएसई वाला है, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन ऑन पावर और कलर कोडिंग हम लोग स्टार्टिंग में आके थोड़ा सा डिस्कस करके कर लेंगे, लेकिन कान में इतनी मैल भरी पड़ी है, ठीक है, कहां ही सुनेंगे, और दिमाग में वो भूसा भरा पड़ा है, कहां समझ आएगा। यस, क्लियर? हाउ मेनी पेजेस? अबे आखिरी में तो तेरे को ही पढ़ना है, तो तू बीच में भी लिख लेगा तो कोई वो थोड़ा होगा कि अचानक से पढ़ रहा कैपेसिटी, ओह यार अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अचानक से पोटेंशियोमीटर आ गया है। अबे गधे, तेरे को, तूने खुद के नोट्स बनाए, तेरे को भी पता है ये वाला पार्ट उस चैप्टर का है, तो कर लियो ना। या फिर किताब आखिरी में रद्दी में नहीं बेचना है सर, हम बच्चों में बेचेंगे नोट्स का कॉपी करा करा के। चलिए भैया, नहीं, सिर्फ सीबीएसई वालों को ही रोस्ट करना बनता है, बाकी दूसरों को रोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, उनको बोर्ड्स वाले ही रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, सीबीएसई वाले ज्यादा अंक पा जाते। 10वीं क्लास में जो सीबीएसई वाले हमारे बच्चे थे, ठीक है, 10वीं क्लास में हमारे भाई साहब मार्क्स बच्चे ने तो इतना करके भी नहीं आया होता जितने उसको मिल जाते हैं। बच्चा खुद सोच रहा है यार किसी तरीके से 70 आ जाए बस, पापा नहीं तो मार डालेंगे पापा। सीबीएसई वाले पता नहीं अलग से ही बच्चों के लिए बहुत, बच्चों के घर पे पिटाई ना हो, 100 में से 550 दे दो, अरे 550 दे दो यार, दे दो, देखा जाएगा बाद में। हाँ, तो वो थोड़ा सा बच्चे के लिए, हाँ, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसीलिए 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा खतरनाक होता है, जहरीले होते हैं। हाँ, स्टेट बोर्ड जो है हमारे पास, आईसीएसई, आईबी, सबसे सही होते हैं आईसीएसई बोर्ड। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। यस, अरे मैं खुद सीबीएसई का हूं। तुम्हें लग रहा हो मैं आईसीएसई वाला हूं? ना ना ना, मैं खुद सीबीएसई का हूं, इसलिए तो मैं जानता हूं, ठीक है। हाँ, स्टेट बोर्ड इज स्टिल बेटर। क्लियर? हाँ, चलिए भाई, एक कह रहा आप भी तो सीबीएसई से ही थे। हाँ, तभी तो मैं बेइज्जती कर रहा हूं। क्लियर? क्योंकि मैं अंदर की सारी सच्चाइयां जानता हूं। मेरा एक दोस्त था भाई, बिल्कुल खत्म इंसान, वो 83% लेके आया था 10वीं क्लास में, 83, जो स्कूल में पास नहीं हो पा रहा है? हाँ, तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए भाई, अब सारे बच्चे, हाँ, ईगो पे मत लो, कुछ बच्चे ईगो पर आ जाते हैं, ओए भाई तूने सीबीएसई को ऐसे कैसे बोल दिया, खुद के नहीं आए होंगे ना इसलिए ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, 97% आए थे, ठीक है। हाँ, तो इतने का तो मैं करके भी नहीं आया था, सच बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, दूसरे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे इसलिए शौक में आ जाते हैं रिजल्ट देखकर कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना ही कमाया। सीबीएसई वाले अलग डायरेक्शन में शौक हो रहे हैं, इतने का तो मैं करके भी नहीं आया था, ये इसने कैसे खुद से तो नहीं लिख दिया आंसर है। हाँ, तो ये है थोड़ा सा मामला। चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। क्लियर? यस। चलिए भाई, अब सारे बच्चे सीरियस लिखिए। हाँ, थोड़ा सा मूड सेट कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कह रहा है झूठ बोल रहा है, अबे तू जानता नहीं है भाई, बहुत पढ़ाकू था मैं, चश्मा था मेरा। हाँ, वो चश्मा हटवाया मैंने। क्लियर? चलिए भाई, अब सारे बच्चे सीरियस हो चुके हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पीछे पोंपो कर रखा है। तो पीछे तो ही तो पोंपो होता, अरे मतलब चैप्टर में कर रखा है, पीछे का तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो अब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो कुछ कुछ चीजें जो पुरानी होंगी वो मैं यहां डब्बे में लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है प्लीज उनको आप अभी के लिए मान लीजिएगा कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, अब कोई कहेंगे ऐसे कैसे मान ले यार कि ऐसा कुछ होता है। भूत पे पूरा 100% विश्वास होगा इसको। जो बच्चे कहते हैं ना यार आपने अचानक से ऐसा फॉर्मूला लिख दिया, हम कैसे मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर है, उसी को थोड़ा सा साइड में बोला भाई उस कमरे में मत जाना, भूत है भूत है, नहीं जाएंगे। भूत पर 100% विश्वास है,
100%। लेकिन ये नहीं मानेगा कि ये टीचर ने बोला है तो कहीं जाकर के चेक करना पड़ेगा, तो क्या पता सच आ जाए, उस पर विश्वास नहीं होगा इसको। तो कुछ है हमारे पास, इसीलिए मैंने चैट बंद कर रखा है, सो दैट आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है। देखो हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो जो बच्चे हैं पुराने वाले प्लीज कंडक्टर्स को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, हमारे पास एक ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान सुनना, जिनके अंदर हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नहीं कि इन इलेक्ट्रॉन ने आईफोन खरीद रखा है, तो इलेक्ट्रॉन भी आजकल अमीर है, हमारे पास नहीं है, लपड़ मार दूंगा। मोबाइल मतलब चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, दे कैन नॉट मूव। क्लियर? तो ये हमारे पास रहते हैं। अब बात यह है कि किसी भी कंडक्टर को, ध्यान सुनना, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते, ठीक है, तो ये चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर ही रिजाइड करता है। अब ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। अब कोई बच्चा बोले क्यों करता है, तो वो समय जा चुका है बेटा। अभी मानते हुए चल कि किसी भी कंडक्टर को जब तुम चार्ज दोगे तो चार्ज रिजाइड्स ऑन सरफेस, चार्ज रिजाइड्स ऑन सरफेस, वो हमेशा सरफेस पर ही चार्ज रिजाइड करता है। दूसरी बात ये भी चीज तेरे को याद रखनी है कि जहां पर शार्प एंड होगा वहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। एक्चुअली में सिग्मा जब आप निकालते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आप कह सकते हैं कि जहां पर रेडियस कम होगा वहां आपका सिग्मा ज्यादा होगा, और जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर सिग्मा कम होगा। मींस रेडियस ज्यादा मतलब जहां पर फ्लैटनेस ज्यादा होगी, शार्प एंड्स पर ज्यादा चार्ज हमारे पास होता है, और फ्लैट एंड्स पर हमारे पास चार्ज बेसिकली कम होता है। अब किसी को यह डाउट हो तो प्लीज चैप्टर नंबर 2 में कंडक्टर्स की जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे तो डिटेल में बात करी है, मैं रेफरेंस भी आपको देता चल रहा हूं। कभी भी आप इसको चार्ज दें या फिर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंडक्टर में क्या रहती है, 0, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होने की वजह से इट इज ऑलवेज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी हैं। तो क्या सर ये जरूरत पड़ेगी? हाँ, कुछ कुछ जगह पर मैं बोलूंगा। ये एक्चुअली में कंडक्टर हमेशा क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाएंगे किसी भी कंडक्टर की, तो वो हमेशा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई बच्चा पूछे कि क्यों होता है, चैप्टर 2 में हम लोगों ने डिटेल में बात करी है। एंड लास्ट थिंग, किसी भी कंडक्टर के जस्ट पास अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी रहती है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोगों ने बात करी है। किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें हम लोगों ने बात करी। अब इसी का रिलेशन है कि सर कैपेसिटेंस नाम की क्या चीज है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, तो क्या इसकी कोई कैपेसिटी है? हाँ सर, ये अगर 1 लीटर की बॉटल है तो सर ये 1 लीटर पानी हमारे पास स्टोर कर सकती है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल, है ना। उसी प्रकार से कंडक्टर अपने सरफेस पर चार्ज स्टोर कर रहा है। जैसे मान लो कि इसके पास 1 लीटर की कैपेसिटी, अगर मैं इसमें पानी डालता जाऊंगा तो तेरे अंदर भी ये कॉमन सेंस होगा कि सर ये मैक्स टू मैक्स 1 लीटर पानी भरेगा। उसके बाद आपने 1 बूंद भी एक्स्ट्रा पानी डाला तो वो बूंद का पानी गिर जाएगा, क्योंकि ये और होल्ड नहीं कर सकता है। बात समझ आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पानी की बोतल की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की। अगर मान लो मैंने इसमें 1 लीटर पानी भरा तो ये बिल्कुल टॉप तक भर जाएगा। अगर सर उसके ऊपर आपने कोई भी थोड़ा सा पानी की बूंद डालने की कोशिश करी तो वो पानी कहीं ना कहीं बाहर लीक हो जाएगा, ये इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, राइट। जिस प्रकार से इस बॉटल के पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसी प्रकार से कंडक्टर के पास, कंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज। ध्यान सुनना, कंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी to store charge on its surface. Store charge on its surface. इसको नहीं लिखना है, ये वाला चीजें आपको लिखनी है और समझनी है। कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो वो अपने सरफेस पे स्टोर करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अब आप ये समझिए,
ऐसा तो हो नहीं सकता यार, तुमने कंडक्टर था उस पर आप चार्ज दिए जा रहे हो, वो स्टोर करता चला जाएगा। आप लोगों ने ना वैसे वाले शायद एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे, एक मेटल की स्फेयर होती है, फिर यहां पर एक मेटल की स्फेयर होती है, उनको बहुत हाई बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे एक हमारे पास मेटल की स्फेयर होती है, ठीक है, ऐसे हमारे पास मेटल की स्फेयर होती है, इनके बीच में बहुत हाई टेंशन की एक बैटरी आपकी यहां पर लगा दी जाती है, और जैसे आप देखते हैं तो इनके बीच में एक स्पार्क टाइप का आता है ना। ऐसा क्यों होता है, स्पार्क क्यों आता है? क्योंकि एक्चुअली में हर कंडक्टर अपने सरफेस पर चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से है, तो बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इसको देगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाता है, यहां हमारे पास पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है, और एक पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है बेटा, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी यही चीज दोबारा लिखवाऊंगा, अभी समझना, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पर क्या होती है, बननी स्टार्ट होती है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, आप सभी लोगों को पता है यहां पर तो सर एयर के मॉलिक्यूल्स है, मैंने कहा मान लो कि हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई टकरा गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं निकल गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो खिंच जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे और न्यूक्लियस का पॉजिटिव इधर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि सर न्यूक्लियस ये है और इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है। बोहर्स ने हमें क्या बताया था, बोहर्स ने हमें बताया था इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल है एंड दैट रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात करी थी बोहर्स मॉडल में। लेकिन बाद में जब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगा, अगर थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में बात, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, आप नोडल प्लेन्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, राइट। और फिर जब श्रोडिंगर आए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करा, साई स्क्वायर विच वाज द प्रोबेबिलिटी। अब कोई बच्चे बोले सर इतनी सारी चीजें तो मुझे याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जिनको याद है उनको थोड़ा सा रेफरेंस मिले। तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और न्यूट्रॉन जितने भी न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव इधर मूव करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेगा। तो जो आपका एटम था विच वॉज न्यूट्रल, एक्चुअली में ये ऐसा ना होकर अभी भी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस थोड़ा यहां शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, सॉरी उल्टा बना दिया, न्यूक्लियस आपका इधर जाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपका कहीं ना कहीं इधर आने की कोशिश करेगा। क्यों? एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा विच विल बी अवर QE, ऐसे, और पॉजिटिव वाले पर इधर फोर्स लगता है QE। तो कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, इधर आपका पॉजिटिव हो गया, इधर आपका नेगेटिव, एक डाइपोल कहीं ना कहीं हमारे पास बन गया। When two equal and opposite charges are separated by some small distance, तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। अब सर यहां पे स्पार्क कहां से आ गया? स्पार्क इसलिए आया क्योंकि जैसे आपने यहां पर एक बैटरी लगाई बेटा, जैसे आपने बैटरी लगाई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा और इधर चला जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और फिर इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं ना कहीं सेपरेट आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स है इधर और इस पर फोर्स है इधर। आपने और बड़ी बैटरी लगाई, इसने और इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर खींचा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हुई, ये और खींचा। आपने और बड़ी बैटरी लगाई और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हुई, ये और खींचा। एक टाइम ऐसा आएगा, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि जब ये कहीं ना कहीं टूट जाएगा। अभी कुछ नहीं लिखना, ये समझाऊंगा, लिखवाते हुए चलूंगा। ये हमारे पास कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा और जैसे ही हमारे पास ब्रेक डाउन होगा, हमारे पास नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा। वहीं पर आपको एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो हो गया ना भाई। अभी पॉजिटिव यहां मूव कर रहा है, नेगेटिव यहां मूव कर रहा है। करंट क्या था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करता है सर, उस डायरेक्शन में करंट होता है।
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो एक्चुअली में इन दोनों के मोशन की वजह से इस रीजन में आपको कहीं ना कहीं एक फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जिसकी वजह से आपको मीडियम में एक ब्रेकडाउन दिखता है, स्पार्किंग दिखाई देती है। अब ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपने साईफाई मूवीज में भी देखा होगा कि कभी कभार मूवीज में दिखाते हैं भाई बिजली कड़क रही है, दो स्फेयर्स के बीच में बिजली कड़क रही है। एक्चुअली में वो ऐसे ही करवाया जा रहा होता है। जो बीच का मीडियम है दैट इज एयर, वो ब्रेक डाउन कर गया, उसके बीच में इतना पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया है, उसके साइड में पॉजिटिव नेगेटिव, कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वही रिप अपार्ट हो गए। सेम थिंग हैपेंस व्हेन जब हमारे क्लाउड्स के बीच में लाइटिंग होती है, वहां पे भी क्लाउड्स क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरे से रब करते हैं, तो कुछ क्लाउड पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ क्लाउड नेगेटिव हो जाते हैं। जब वो पास में आते हैं कई बार, तो उनके बीच में जो हवा होती है वो इतनी तेजी से फट जाती है, आप ये समझिए उनके मॉलिक्यूल इतनी तेजी से टूट जाते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास होता है, और उसी की वजह से आपको स्पार्क दिखाई दे रहा होता है। दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम, राइट। तो सर कैपेसिटेंस से चलते चलते आप ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम पर क्यों आए? अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली में देखा जाए तो जो ये जो हमारा कंडक्टर था, ये एक लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर कर पा रहा है। ये हमारे पास एक लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, मीडियम ही टूट जा रहा है। और ये हमारे पास वापस इसके चार्ज को देखो, ये पॉजिटिव था, इस पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज दूंगा तो इसका चार्ज कम हो जाएगा। हां, फिर मैंने कहा और बैटरी बढ़ाओ, तो जैसी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव आकर के चिपक जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज्यादा आप इस बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। दोबारा सुनना, एग्जाम्पल के टर्म में, कि मेरे पास यहां पर मान लो +50 कूलम हो गया था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, +50, यहां से जैसे ये टूटा -1 कूलम +1 कूलम। तुमने क्या करा कि भाई इसको और चार्ज करो, तो कितना बढ़ाया तुमने, +1 कूलम बढ़ाया। जैसे ही मैंने +1 कूलम बढ़ाया तो होना कितना चाहिए था सर, +51 हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर ये मीडियम टूट गया, ये वाला -1 वापिस इसकी तरफ आ जाएगा, तो -1 कूलम होके फिर से +50 बच गया। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको चार्ज ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका चार्ज 50 से 51 करने की कोशिश कर रहा हूं, मीडियम से चार्ज आ रहा है, वापस इसको 50 ले आ रहा है। इट्स लाइक जैसे इस बॉटल में पूरा 1 लीटर पानी भरा हुआ था, पूरा 1 लीटर पानी भरा हुआ था, मैंने इसमें 1 बूंद पानी डालने की कोशिश करी, तो होगा क्या, और तो स्टोर कर नहीं पाएगा, तो 1 बूंद पानी निकल जाएगा, वापस वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। दोबारा सुनिए, 1 लीटर पानी था, मैंने 1 बूंद पानी डालने की कोशिश करी, तो 1 लीटर से पानी ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन क्या ये कंटेनर उसको होल्ड कर पाएगा? नहीं होल्ड कर पाएगा। तो सर उतना ही पानी, ये यहां से 1 बूंद पानी डाला, 1 बूंद पानी निकल जाएगा, वापस हमारे पास 1 लीटर आएगा। एंड दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल। उसी प्रकार से जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर भी एक लिमिट तक ही अपने सरफेस पर चार्ज को रख सकता है, उसके बियॉन्ड हमारे पास क्या होता है, मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो और चार्ज नहीं स्टोर कर सकता। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं अपनी कैपेसिटेंस। कितने बच्चों को ये कहानी थोड़ी बहुत समझ आई? एक बार थम्स अप करिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है? क्योंकि कंडक्टर अपने सरफेस पर चार्ज स्टोर करता है। ऐसा नहीं कि तुम चार्ज देते जाओगे तो स्टोर करता हुआ चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। There is a limit to which a conductor can store a charge on its surface and that limit is called the capacitance. Clear? हाँ, आइए। तो कंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज ऑन इट्स सरफेस, बट it will be to a limit। ऐसा नहीं है कि आप चार्ज देते जाएंगे तो कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता जाएगा। बियॉन्ड दैट सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे, बियॉन्ड दैट लिमिट द मीडियम ब्रेक्स डाउन, द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, सराउंडिंग कंडक्टर ब्रेक्स डाउन। ठीक है, ब्रेक्स डाउन। ठीक है, इस पूरे फिनोमिना को हम लोग, या इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
और कंडक्टर को हम लोग कहते हैं, कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। और स्लैश एक और नाम भी कई जगह पर आप किताबों में देखेंगे, कंडेंसर। आप लोगों ने अपने घर पर नोटिस किया होगा सर, अगर वैक्यूम हो तो, गौरव सैनी ने एक सवाल पूछा, भी आता हूं, ठीक है। हाँ सर, मीडियम ब्रेकडाउन क्लियर नहीं हुआ। मीडियम ब्रेकडाउन मतलब टूट जाना बेटा। आपके आसपास गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल मान लो H2, सिंपल एक मान लो कि आपका आर्गन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आर्गन के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तभी वो न्यूट्रल होगा। अब क्या हुआ, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आर्गन के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस एक साइड जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है। अब आपने मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो ये और खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे, एक पॉइंट के बाद ये टूट जाएंगे। और जब ये जैसी टूट करके मूव करेंगे तो चार्जेस का मोशन एक मीडियम में आ जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। सिंपल सी हमारे पास बात, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों ने वर्ड कंडेंसर की बात सुनी होगी या कैपेसिटर की बात सुनी होगी, आपने पंखों में, कूलर में ये कहीं ना कहीं देखे होंगे। एक व्हाइट कलर का आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, अरे भाई इसका कंडेंसर खराब हो गया है, आप इसका कंडेंसर चेंज करवाना पड़ेगा। यस, हाँ या ना, क्लियर? हाँ, तो ये वाली जो चीज है ये आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आएगी, इसीलिए हमारा एक आरसी सर्किट आएगा। पंखे का रेजिस्टेंस और वो कैपेसिटेंस मिल करके क्या काम कर रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी चैप्टर के आखिरी में हमें आरसी सर्किट्स की बात यहां पर करनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं अब सर वो जो आपने चीजें समझाई उसको समझाने के लिए सर कॉपी में लिखवा दो, सो दैट हम लोग समझ पाए, बाद में लेक्चर ना देखना पड़े। तो इसी के आगे अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी आप एक रैंडम शेप का कंडक्टर बनाइए। हम लोगों ने ऑल्दो इसी प्रकार का कंडक्टर के बारे में बात करी है। एक रैंडम शेप का कंडक्टर बनाइए, दिस इज अ शार्प एंड। अगर आप सारे बच्चे प्लीज इसको करते रहना, अब वो पॉइंट्स को एनालाइज करना। ये है हमारे पास क्या है, कंडक्टर। दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज देंगे, कोई भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देंगे तो चार्ज जो सबसे ज्यादा स्टोर होता है वो आपका कहां स्टोर होगा सर, शार्प एंड्स पर सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। और जैसे जैसे ये फ्लैट सरफेस हमारे पास आएगा सर, ये चार्ज हमारे पास कहीं ना कहीं इस प्रकार से दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पर फ्लैट सरफेस आएगा आपको ये चार्ज कहीं ना कहीं दूर इस टाइप से रहेगा। तो चार्ज इज एक्यूमुलेटेड मोर ऑन दी शार्पर एंड्स, क्योंकि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। जहां पर रेडियस कम होगा वहां चार्ज ज्यादा होगा। अब कोई बच्चा पूछे सर रेडियस यहां कम कैसे है? अगर आप यहां पर एक छोटा सा सेक्शन लेकर के सर्कल बनाएंगे तो आपका सर्कल ऐसे बनेगा, और अगर आप यहां पर छोटा सा सेक्शन लेकर के सर्कल बनाएंगे तो आपका सर्कल छोटा बनेगा, क्योंकि कर्व है, ये फ्लैट है। तो फ्लैट सरफेस का जब आप सर्कल बनाएंगे तो बड़ा बनेगा, और कर्व सेक्शन का जब आप सर्कल बनाएंगे तो यहां पर छोटा बनेगा। क्लियर? वहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी अंदर, और पोटेंशियल हमारे पास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हमारे पास होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाएंगे तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आप बनाना चाहें तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मिलेंगी। सर ये बनाना है, प्लीज बनाइए। यहां चार्ज हमारे पास कम है तो मैं थोड़ा दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना रहा हूं, ठीक है। हमारे पास थोड़ा दूर दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे, और जहां आपका चार्ज ज्यादा है वहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास पास बना दिया। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब बात आई, एक बच्चे ने वैक्यूम का पूछा था, अभी वैक्यूम का छोड़ करके मीडियम की बात करें। तो मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, प्रोसेस समझना, मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, दैट चार्ज विल रिजाइड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब जो हमारे पास मीडियम है, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास मीडियम है इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। किसी का भी, गैस का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मॉलिक्यूल जो आपका नॉर्मल में ऐसा था कि हमारे पास मॉलिक्यूल में आप समझिए सेंटर पर पॉजिटिव और यहां पर आपका नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपका ऐसा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आपका ऐसे हो जाएगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा।
अब आपने जैसे जैसे यहां पर जैसे जैसे आपने चार्ज को इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। हां, तो ये डाइपोल जो है आपका स्ट्रेच करेगा। हाँ या ना? जैसी चार्ज दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं स्ट्रेच होगा। इस पर फोर्स QE इस टाइप से और इस पर फोर्स QE इस टाइप से लगेगा। हाँ, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एट अ सर्टेन लिमिट होगा क्या बेटा, जैसे ही आपने चार्ज बढ़ाया, जैसे ही आपने यहां चार्ज बढ़ाया, ये मीडियम में ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? लीकेज ऑफ चार्ज। दोबारा बोल रहा हूं, इस बॉटल में बेटा 1 लीटर पानी था, मैंने 1 बूंद पानी डाला तो क्या वो स्टोर कर पाएगा? नहीं। तो वो 1 बूंद यहां से लीक होते हुए तेरे को दिखाई देगा ना? हाँ या ना? जैसे तूने 1 बूंद डाला वो निकल गया, तो तेरे को लगा यार अब ये तो लीक हो रहा है यार, 2 बूंद डालूंगा 2 बूंद गिर जाएगा, 3 बूंद डालूंगा 3 बूंद। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने एक इसकी लिमिट से ज्यादा इसमें पानी भरने की कोशिश करी तो आपको वो पानी कहीं ना कहीं लीक होता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से ये चीज समझना, ये मीडियम टूटेगा, आपने इस पर प्लस क्यू चार्ज और बढ़ाने की कोशिश करी तो यहां से माइनस क्यू आकर के वापस नॉर्मल कर देगा, और प्लस क्यू चार्ज जो ये वाला आपका प्लस क्यू था, ये मीडियम में बाहर भागता हुआ दिखेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन। इस बॉटल में मैक्सिमम पानी आ चुका है, 1 बूंद पानी डालेगा तो होगा क्या सर, 1 बूंद पानी यहां से निकल जाएगा। तो तेरे को लीकेज कैसे दिखाई दिया? जब पानी सर यहां से गिरना स्टार्ट होगा तो दैट मींस लीकेज है। तो चार्जेस के फॉर्म में आप लीकेज कैसे कह रहे हैं? चार्जेस के फॉर्म में कह रहा हूं, जरा यहां पे समझ। क्यू चार्ज मान लीजिए मैक्सिमम था, इससे ज्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता, मैंने इस पर प्लस क्यू और जोड़ने की कोशिश करी, ये टूट गया, तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये किधर भागेगा? इधर भागेगा, तो माइनस क्यू और मिल जाएगा, तो वापस कितना बचा? क्यू ही बचा। अब मेरे को क्या दिखाई देगा? ये जो प्लस क्यू है ये कहीं ना कहीं बाहर भागते हुए दिखेगा, राइट? तो इसको हम लीकेज क्यों कह रहे हैं? मैंने इस पर प्लस क्यू चार्ज डाला और वो मेरे को भागते हुए दिख गया, फिर मैंने प्लस क्यू चार्ज डाला, फिर वो मेरे को भागते हुए दिख गया, फिर मैंने प्लस क्यू चार्ज डाला, फिर वो भागते हुए दिख गया। तो मैं कहूं यार ये तो लीक होना स्टार्ट हो गया कंडक्टर। कंडक्टर अब इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, इसको ही हम लोग कहते हैं अपनी कैपेसिटेंस। क्लियर हुई क्या बात? क्लियर हुई क्या बात सारे बच्चे? ये सुनो, अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद हमारे पास मीडियम ब्रेक डाउन करता है बेटा। मीडियम हमारे पास ब्रेक डाउन करता है एंड चार्ज लीकेज आपको दिखता है। क्लियर? यस। हाँ, अब इसको भी अगर कई बच्चे नहीं समझ पाए तो भाई मैं इतना ही प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि हमें आगे के टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब बात आ रही है, कई बच्चों के अंदर डाउट रहेगा कि सर व्हाट इफ यहां पर वैक्यूम हो, व्हाट इफ हमारे पास यहां पर वैक्यूम हो, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स ना हो, तो क्या ब्रेकडाउन होना हमारे लिए पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कई बच्चों को लगता है वैक्यूम में तो पार्टिकल्स है नहीं। हां, अब मैंने समझाने के लिए आपको मॉलिक्यूल से समझाया सो दैट आपको इजी टू अंडरस्टैंड हमारे पास चीजें हो जाए, है ना? लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमारे पास जब 2 चार्जेस, ध्यान सुनना, जब 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 अगर ये वैक्यूम में भी एक दूसरे के आसपास है r डिस्टेंस पर, तो क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? हाँ सर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। कूलम्स लॉ हमारे पास ये कहता था। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, ऑल्दो ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मतलब वैक्यूम के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी प्रोपगेट करते हैं वैक्यूम में, और मैग्नेटो फोर्स भी आपके वैक्यूम में प्रोपगेट करते हैं। तो कई बच्चों को लगता है सर अगर यहां वैक्यूम नहीं हुआ तब हमारे पास कैसा होगा? तो वैक्यूम नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो सर लीकेज ही नहीं होगा, चार्ज स्टोर ही करते चले जाओ। नहीं, हमारे पास वैक्यूम के पास भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। वो तुम्हें चार्जेस के फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, सीधे जब यहां का वैक्यूम अगर होगा सीधे यही वाला चार्ज भाग जाएगा, ये रुक ही नहीं पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जब आप वैक्यूम की बात करेंगे तो सर मीडियम में तो कोई चार्ज ही नहीं है। हाँ,
तो एक्चुअली में जो सरफेस का चार्ज है वो इस कंडक्टर पर रुक नहीं पाएगा। ये वैक्यूम भी अपनी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज रखता है, उसमें भी फोर्सेस का इंटरेक्शन हो सकता है। यही वाला चार्ज अब सीधे भागना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? यस और नो सारे बच्चे? यस और नो? आपको बात समझ आई? तो कंडक्टर में अभी तो यहां पर मीडियम टूट करके इसका चार्ज को रोक दे रहा है, और वैक्यूम में सरफेस का चार्ज ही लीक करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? हाँ, यस, वेरी गुड। तो ये हमारे पास हुई अब कैपेसिटेंस के बारे में बात। अब इसी में सारे बच्चे ऐड ऑन करेंगे। देखिए भाई, जो हमारे पास चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, सारे बच्चे बताना ये चार्ज दे कौन रहा होगा? मतलब कैसे देंगे? ऐसा होगा कि भाई हमारे पास बॉटल में चार्ज भरा है और कंडक्टर के ऊपर फेंक दे, होली है चिल्ला करके। ये चार्ज आप जो कंडक्टर को दोगे वो दोगे कैसे? हाँ या ना? सोचिए जरा। एक कह रहा है सिमुलेशन। बेटा जिस चीज की सिमुलेशन होगी वो मैं तेरे को ऑलरेडी दिखा दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो मैं कहां से दिखाऊंगा? ये देख, अब मेरे पास वो चार्ज लीकेज का कोई सिमुलेशन नहीं है, लेकिन यस एक बैटरी का और एक हमारे पास कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारे पास। वेरी गुड। बैटरी से ही आप चार्ज को दे सकते हैं। अगर आपने बैटरी का वोल्टेज यहां 0 लगा रखा है, ध्यान समझ, तो हमारे पास जो भी, अब ये सर ये होता है कैपेसिटर, अब पता ही नहीं है ना अभी, राइट? तो बैटरी अगर आप देंगे तो ये हमारे पास कुछ चार्ज स्टोर करेगा, और बैटरी का अगर आप वोल्टेज नेगेटिव करेंगे तो फिर कुछ चार्ज स्टोर करेगा। हम अपनी तरफ से जेब से थोड़ा निकाल करके दे रहे हैं उसको चार्ज। ध्यान से सुनना, चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज थ्रू बैटरी, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान सुनना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपकी बड़ी बैटरी है तो ज्यादा चार्ज देगी, छोटी बैटरी है तो छोटा चार्ज देगी। अब आप तुम ये कहो कि तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आ रही, ठीक है, और गांव में सोलर पैनल लग रहे हैं, तुम्हारे घर में लाइट नहीं है, तुम्हें अचानक से गुस्सा आया कि भाई साहब बहुत गर्मी हो गई, अब हमारे घर पे सोलर पैनल नहीं लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अपनी घड़ी में से वो छोटा सा सेल निकाला और चले गए भाई साहब पापा ये वाली सेल लगा के जरा चला दो हमारा एसी, हाँ हम भी दिखाएंगे। अबे गधे इंसान, कर क्या रहा है? तेरी घड़ी का जो सेल है उससे तू घर की मतलब एसी चलाएगा? है गधे इंसान। उसके अंदर चार्ज ही इतने नहीं है कि वो फ्लो करके करंट बना पाए एसी के लिए। हमें अगर एसी चलाना है तो भाई साहब बहुत सारी बैटरी चाहिए होंगी, क्योंकि हाई एम्पेयर ऑफ करंट हमारे पास चाहिए होगा उसके लिए। क्लियर? हाँ, तो चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज थ्रू अ बैटरी। जितनी बड़ी आप चार्ज डालना चाहते हो उतना ही बड़ा आपका वोल्टेज होना चाहिए बैटरी का, ठीक है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये किताबों में लिखा होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ ठीक है सर, Q इज डायरेक्टली, अबे है क्या? ये कहना क्या चाह रहा है भाई? जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कराना है उतनी ही बड़ी आपको बैटरी लानी पड़ेगी, अदरवाइज कहां से करोगे? लेकिन अब बात यह भी है, ऐसा नहीं कि भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी लाए और छोटा सा कंडक्टर है, भैया एक काम करिए ये सारा का सारा चार्ज बैटरी का इस पे धर दीजिए। अबे गधे इंसान, इट्स लाइक मैंने तेरे को बोला ये रही बोतल और पूरे समुद्र का पानी डाल करके इस बोतल में भर दे, कर पाएगा तू? ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी थी, इसकी एक कैपेसिटी थी, सीधी सी बात, राइट? तो जितना आपका बड़ा बैटरी होगा उतना ही ज्यादा चार्ज आप कंडक्टर को दे सकते हैं, लेकिन टिल अ लिमिट। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए Q इक्वल टू CV लिखा जाता है, वेयर C इज योर कैपेसिटेंस। उस कंडक्टर का यही होता है कैपेसिटेंस। ऐसा नहीं है कि भाई जब बहुत बड़ी बैटरी लाऊंगा तो छोटे से छोटा कंडक्टर भी सारा का सारा चार्ज धर लेगा। नहीं भैया, तुम्हारे पास धरती पे बहुत सारा पानी है, लेकिन इस बोतल में 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भरा जा सकता। उसी प्रकार से कंडक्टर के पास एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड चार्ज ऑन इट सरफेस। ध्यान से सुनिए, कंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज ऑन इट सरफेस। एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकता है, उसी को आप क्या कहते हैं? अपना कैपेसिटेंस कहते हैं। तो जो कैपेसिटेंस की बात करें, सारे बच्चे जरा यहां पे देखना, हमारे पास कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाय V। कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाय V। सारे बच्चे बताना, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज डिक्रीज। या फिर अगर मैं चार्ज को घटाऊंगा तो कैपेसिटेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज डिक्रीज।
सर आलू करंट बनाता है? हाँ बेटा बनाता है, तू उसी से ही अपना घर चला, ठीक है, उसी से ही घर चला। जब बिजली विभाग वाले आएंगे तो अपने घर पे जो भी आलू है जिसका तू अभी खाने जाना चाह रहा था, आलू कचालू, उसी पे ही अपना वो लगा के अपना बिजली बनाना। अबे गधे इंसान, पढ़ ले इसको। हाँ, अब हमारे पास साइंटिस्ट लोग आ चुके हैं, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है सर, हम तो अभी कर ही देंगे। हाँ, अबे गधे, Q is directly proportional to V. It's like Ohm's law. V is directly proportional to I. V equal to IR. तो R is equal to V by I. अगर तू करंट को बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, वोल्टेज बड़ा होगा सर्किट में। गधे इंसान, शीशे में सिर्फ शक्ल मत देख, अपने पीछे से पूंछिया देख। गधा कहीं का। अब ये कितनी बारी 10वीं क्लास से पढ़ा रहे हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बे। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। अगर तू वोल्टेज सर्किट में बढ़ाएगा तो करंट ज्यादा बनेगा, वोल्टेज कम करेगा तो करंट कम बनेगा। रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता था, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। उसी प्रकार से गधे इंसान हमारे पास, अगर तूने वोल्टेज को बढ़ाया दैट मीन्स हमारे पास चार्ज भी ज्यादा होगा, वोल्टेज को घटाया दैट मीन्स चार्ज भी घटेगा। Capacitance is independent of Q and V. क्लियर? ऐसे में तो हमारे सारे IITian फंस जा रहे हैं। AIR2 है हमारी सर। भाई वो चार्ज और वोल्टेज पर ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कैपेसिटेंस हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर लिख ले चच्चा, दिमाग तो लगाया ही नहीं। ऑफ कंडक्टर एक्चुअली में किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है शेप, कैसा कंडक्टर है, साइज ऑफ कंडक्टर, छोटा कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर, ठीक है हमारे पास, और हमारे पास मीडियम, सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, उस पर भी कैपेसिटी हमारे पास डिपेंड करती है। अब जैसे मान ले इस बॉटल की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी? भाई तू कौन सी, कितने शेप का बॉटल लेके आया, कितने साइज का बॉटल लेकर के आया, ये सारी चीजों पर डिपेंड करेगा ना भाई। तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर हमारे पास, एंड मीडियम, आसपास का मीडियम जब तक नहीं टूटेगा तब तक कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करता हुआ चला जाएगा। तो उसकी जो औकात है, जो कैपेसिटी की अगर मैं बात बोलूं, औकात ऑफ स्टोरिंग चार्ज, वो डिपेंड करेगी कि भाई मीडियम ना टूटे तो मैं स्टोर करता चला जाऊं। हाँ या ना सारे बच्चे? तो भैया याद रखिएगा, कैपेसिटी का चार्ज और वोल्टेज से कुछ लेना देना नहीं है। अब बात आती है इसकी, सर यूनिट क्या होती है? फराड। क्या होती है? फेरेड। वैसे तो फराड नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चा आके कहता है सर ये फराड क्या है? फराड सर, ये फराड, अबे फेरेड कहते हैं इसको, ठीक है। अब बात है कि एक्चुअली में 1 फेरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। 1 फेरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। जो 1 फेरेड होता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। कहने का मतलब, जैसे मान लो आप इस दुनिया में, आपका सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ नहीं, चीटी माफिक, कोई भी कुचल करके कल चला जा सकता है। यस, FIR तक नहीं कोई लिखेगा, यही तो सच बात है। वैसे ही अगर आप देखें, जैसे मान लो कि अंबानी को 1 कह दूं अगर, ठीक है, इफ अंबानी इज इक्वलेंट टू 1, तुम क्या होगे सर? 0.00000000000000000000000000000 तुम्हारे बारे में तो 1 भी नहीं आएगा, 1 रुपए तक नहीं कमाते तुम, है ना? तो उसके कंपैरिजन में कितनी छोटी वैल्यू है तुम्हारी? बहुत ही ज्यादा। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं 1 फेरेड एक्चुअली में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और हमें जो डील करना है उसके छोटे पैरामीटर्स को डील करना है। अब ये आपके सवाल आएगा, सर 1 फेरेड बड़ी क्वांटिटी क्यों है? तो उसका भी रीजन आगे बताऊंगा। दूसरी बात, सर अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो फिर छोटा ही ले लिए होते। तेरे हिसाब से चलेगा है? तेरे हिसाब से तेरे घर में नहीं चल रही है, रोज तेरे को मारा जा रहा है। तू अगर आकर के साइंटिफिक सोसाइटी में आकर के ज्ञान देने की बात कर रहा है, 10वीं में 98% लाने वाले बच्चे, CBSE बोर्ड,
सब चीजें आगे मैं बताऊंगा कि भाई 1 फेरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी क्यों है, और हम लोग जो डील कर रहे हैं वो हमारे पास बहुत छोटी क्वांटिटीज को डील करेंगे। नॉर्मली आप देखेंगे तो हमारा मिली फेरेड का रहेगा, दैट इज 10⁻³ फेरेड। कई जगह पर आपका माइक्रो फेरेड रहेगा, दैट इज 10⁻⁶ फेरेड। कई जगह पर नैनो फेरेड आपको लिखा होगा 10⁻⁹ फेरेड। हमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को डील हमारे पास करना होगा। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? हाँ, ये कह रहा पर्सनल अटैक मत करिए बेटा इसलिए कर रहा हूं कि तेरे दिमाग में भूसे में कहीं तो आग लगे, कहीं तो जुनून जगे। अदरवाइज बेटा पर्सनल अटैक ही होगा तुम्हारे ऊपर, और वो भी तुम्हारे पापा ही करेंगे। यस? हाँ, क्लियर? आइए भाई, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 1 फेरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। हम लोग नॉर्मली मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड, हम लोग इस ऑर्डर में ही अपने चीजों को यहां पर डील करने वाले। अब बात आती है किसी भी, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालते कैसे? किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करें? अब ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए। सर ये तो नहीं आ रहा है। आना चाहिए। सर अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है तो फिर भैया बैठे रहिए, ठीक है? किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस, भाई अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा था? हमारे पास शेप साइज, और शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो सर हम कैपेसिटेंस निकाले कैसे? जैसे रेजिस्टेंस था रो एल बाय ए, क्या था हमारे पास? रो एल बाय ए। तो लेंथ ट्रेवल्ड बाय द करंट, एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, और रेजिस्टिविटी, उससे हम लोग अपना रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। अब कैपेसिटेंस निकालने का तरीका, अब देखो किताबों में तो नहीं लिखा होता है, सीधे डेरिवेशन धनाधन डेरिवेशन पे डेरिवेशन चिपकाई जा रही होती है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप अपने बोर्ड्स के लेवल पर सिर्फ डेरिवेशन को रटे नहीं, समझे। और हम लोग कुछ एडवांस, स्टार्टिंग से ही थोड़े भारी सवाल मैं आपको कराना स्टार्ट करूंगा, तो ध्यान से सुनना। पहला स्टेप होता है हमारे पास, कंडक्टर को चार्ज दीजिए, कंडक्टर को क्यू चार्ज दीजिए, कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दीजिए, ठीक है? फिर ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। फिर जरा ध्यान सुनना, कैपेसिटेंस को कैसे निकालते हैं? जो आपने चार्ज दिया है उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड हमें दिखना है, क्योंकि कैपेसिटेंस, कोई बच्चा कहता है सर यहां पे मैं माइनस ले लूं क्या तो माइनस लेकर के सिर्फ माइनस मार्क्स ही आएंगे। अबे गधे, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? तो चार्ज हमारे पास है डिवाइडेड बाय VA माइनस VB। अब ये चीज बच्चा नहीं समझता है। पर फॉर्मूला तो Q अपॉन V था हमारे पास, V वॉज दी, अब V क्या था? सर बैटरी का पोटेंशियल, और बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस देना, गधा, ठीक है? तो अभी के लिए जो हमारे नए बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे VA माइनस VB। VA क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, कहां से निकली? अरे अभी डायग्राम बनाना पड़ेगा। VB ये है बेटा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हुई, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुई। ये लिख देता हूं, टर्मिनेट तो खत्म ही, वही समझ ही नहीं आएगा, खत्म हुई। एक्चुअली में सारा का सारा खेल है पोटेंशियल डिफरेंस से निकालना। अभी यार आज तो टाइम गजबी भागा है भाई, ये तो बहुत ही कम टाइम बचा। मैंने कहा अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर, अब तो लेक्चर का टाइम ही हो गया। चलिए कोई नहीं। पोटेंशियल जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से निकले और जहां पर खत्म हुई, बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब मुझे पता है तू तो खत्म इंसान है, तो मैं तेरे लो यहां पर हेल्प कर रहा हूं। पहली चीज की हेल्प, इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr एक फॉर्मूला था,
उसको यूज कर सकते हैं। अब याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता होती है तो E इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी होता है। इंटीग्रेशन से आप इसका आंसर को निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में बात करी हुई है। अब तुम हो, ऑब्वियस सी बात गधे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पता करेंगे? पैसा तो पता होनी चाहिए थी, गॉस लॉ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए स्लैश गॉस लॉ। हम लोगों ने वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, पॉइंट चार्जेस की थी, रिंग की थी, डिस्क की थी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली बेटा। लेकिन तू तो खत्म इंसान है, तो मैं तेरे को शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को पता होनी चाहिए। अब ये कहां से आएगा? चैप्टर 1 गॉस लॉ की एप्लीकेशन। अगर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तू पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर 2 के हेल्प की वजह से निकाल सकता है। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो अपने आप थोड़ा सा मदद आएगा। और दूसरा है, याद रख, हो सकता है पोटेंशियल के फॉर्मूले डायरेक्टली हमें आते हो। पोटेंशियल के फॉर्मूले डायरेक्टली हमें आते हो। सर हमें तो नहीं आते हैं। अरे यार ऐसे ही मत पढ़ाइए, हमें आते। अब जो बच्चे 70% वाले थे जिन्होंने रिवाइज किया है, उनको पता होगा कि हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द शेल के फॉर्मूले हम लोगों ने बात करा था। एक के क्यू बाय स्मॉल आर होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर होता है, फिर के क्यू बाय कैपिटल आर इनसाइड आउटसाइड सरफेस स्फेयर का भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वाले फॉर्मूले डायरेक्टली हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई, इसके बाद आप किसी भी स्ट्रक्चर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अदरवाइज रटना पड़ेगा जैसे आप नॉर्मली रट रहे होते हैं। एग्जाम्पल अभी हमारे पास समय है तो सारे बच्चे इसको लिख लीजिए। अब तुम कहोगे सर समझ नहीं आया, तो तुम्हें वैसे भी कहां समझ आता है ना। एग्जाम्पल समझा बताऊंगा तो थोड़ा बहुत शायद समझ आ जाए। प्लीज इसको लिखिए, ठीक है। आइए, अब वही बात है, जिन्होंने पहले थोड़ी सी मेहनत करी होगी तो उनको अब लगेगा हाँ यार ये तो काम की चीजें थी, और ये वाला चैप्टर क्यों पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है, अपने आप चीजें समझ आएंगी। लिख लिया। आइए अब जरा सबसे पहला कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये आपके स्कूल में भी है और जेई मेंस में भी आपका आ सकता है, जेई एडवांस, मतलब ये हर जगह है, ठीक है। स्कूल लिख रहा हूं तो हर जगह है ही, ठीक है। अब जरा एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद तुम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। पर क्यों करेंगे याद? क्योंकि नहीं करा था इसीलिए तो ये हालत है। ये आर रेडियस का कंडक्टर है, ध्यान सुनो। अब हमें बताना है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। अब कोई बोल दे भाई इसकी कैपेसिटेंस बताओ, बंदर जैसी शक्ल जो तुम्हारी है, दिन भर शीशे में निहार रहे हो, उसके सामने भी निहारने लगोगे। तो कम से कम भैया हमारी इज्जत का ख्याल रखिएगा। एटलीस्ट इतना बोल दीजिएगा कि भैया किसी भी कंडक्टर, फॉर्मूला याद ना हो तो ये बोल देना, किसी भी कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो पहले इसको एक चार्ज दे दो, ठीक है। अब तुम ऑब्वियस सी बात है, चार्ज दोगे कैसे? एक बैटरी से दोगे। अब मैं ये बना दूंगा तो आधों की तो आंखों में मिर्गी मार जाएगी, एक आंख इधर हो जाएगी, एक आंख ऊपर हो जाएगी। सर ये क्या कर दिया? कितने बच्चों को याद है मैंने एक ऐसा सवाल आपको कराया था कि भाई अगर आपने V वोल्ट की बैटरी, ध्यान से सुनिए, V वोल्ट की बैटरी को अगर आप स्फीयर से कनेक्ट करते हैं तो इस पर कुछ चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज की वजह से हम लोगों ने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा था। कितने बच्चों को याद है? दिल बनाइए, हाँ या ना? यस, हाँ देखो अभिषेक कह रहा है V इक्वल टू 0। इसको भैया किसी भी ऐसी चीज में यहां ऐसा कुछ दिख जाए तो हर जगह 0 ही कर देता है। याद आ रहा होगा, ये अर्थिंग नहीं है गधे इंसान। अगर ऐसे करूंगा तो अर्थिंग होगा। यहां पर बैटरी लगाई है मैंने यहां पर, ठीक है। ये 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट करेगा। V वोल्ट कैसे हो सकता है? V वोल्ट होगा तो जब इस पे कुछ चार्ज हो, तो के क्यू बाय आर जब आप करेंगे तो V आएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा बेटा वी आर बाय के। ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अब लेकिन तू तो ठुस है ना, तेरे को तो याद होगा नहीं। तो मैं
आधे बच्चों को यहां पर आंखों में मिर्गी ना मारे, इसलिए मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि एक कंडक्टर था। इस कंडक्टर को जैसे ही आप चार्ज देंगे तो ये चार्ज सरफेस पर आएगा। हां सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब दिमाग में मिर्गी मारेगी, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा? बंडी जैसे स्कूल के लिए पहनते हो वैसे ही चार्ज को जरा माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो तुम्हें हर चार्ज एक बंडी पहन के अपना बस्ता लेकर के स्कूल जाएगा, यूनिफॉर्म में मिलेगा। लपड़ मारो, यूनिफॉर्म मतलब बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि हर जगह का जो रेडियस है वो सेम है। ये सब पढ़ाया हुआ है। अब ये बात समझ आई कि सर आपने इसको चार्ज कैसे दे दिया? बेटा जेब से निकाल करके दे दिया। अबे गधे, यहां बैटरी लगाई होगी, उसने इसको चार्ज दिया। क्लियर? यस। अब जैसे आपने चार्ज दिया, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सर ये तो हमें आती नहीं। आता तो तुम्हें कुछ नहीं है, कोशिश कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर पॉजिटिव से निकलेगी और इंफिनिटी तक जाएगी। अब सारे बच्चे बता रहे हैं इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल कितना लेते हैं? सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? सर सरफेस से निकलेगी। मैंने कहा हां, ए पॉइंट ये हो गया, क्योंकि ए पॉइंट क्या था? पोटेंशियल एट अ पॉइंट जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और जहां पर खत्म हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगी? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर पोटेंशियल, वेरी गुड सर, जीरो होता है। एट इंफिनिटी हमारे पास पोटेंशियल, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी एट इंफिनिटी, जहां पर आप पोटेंशियल क्या लेते थे? जीरो लेते थे। और पोटेंशियल जीरो को क्या मैं, अब दिमाग लगाना, क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर आपका एक अर्थिंग वाला सरफेस है? कुछ बच्चे कहते हैं ये क्या है, एंटीना काहे बनाया? अबे एंटीना नहीं बनाया गधे इंसान। यहां पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो, और पोटेंशियल जीरो को हम लोग अर्थिंग से भी तो रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सरफेस मान ले जहां जिसको अर्थ कर रखा है, ये अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं। अब कई बच्चे होते हैं ये नहीं सोच पाते, अज्यूम नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम्हारी रैंक कितनी? सर AIR1। मैंने कहा थोड़ा सा यार जगह पीछे थोड़ा सा चलो। ना AIR1। ये कैसे अज्यूम करा? हम ये चीज अज्यूम नहीं करें, हम जानते हैं। जो तुम जानते हो उसी को अजम्पशन कहते हैं, और यही आपको अजम्पशन में लेने के लिए यहां पर कह रहा हूं कि भैया इंफिनिटी पर आपने क्या बोला? पोटेंशियल जीरो। सर लिखना है नहीं बेटा, चाटना है, स्क्रीन को चाटिए। हाँ, यहां से यहां तक चाट जाइएगा तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ। लपड़ मारू, लिखना ही होगा ना, जब लिखा स्कूल में आएगा तो। हाँ, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना। इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, और अगर हमारा सरफेस का पोटेंशियल जीरो है तो एक कॉमन सेंस है, अर्थिंग में भी पोटेंशियल जीरो होता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सरफेस है जिसको अर्थिंग कर रखा है, बात हमारे पास यही है। क्लियर? आइए, तो बी पॉइंट कहां हो गया? सर बी पॉइंट आपका यहां हो गया जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुई। तो अब मेरे को इसका कैपेसिटेंस चाहिए था, तो कैपेसिटेंस निकालते हैं Q अपॉन VA माइनस VB। यस, तो भाई ये चीज तो तुम्हें पढ़ाई है। सारे बच्चे बताना, VA का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? तो कोई भी सेल का, अब देखो ये वाला कौन सा है? ये वाला। पोटेंशियल के फॉर्मूले डायरेक्टली हमें आते हैं, हमें मतलब 70%, हमें 30% वाले बच्चे रटिए KQ/R। सर यही हमारे पास होता है, याद है सर हमें। मैंने कहा बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? आप सभी लोगों ने कहा था जीरो, क्योंकि सर इंफिनिटी पर है, मेरे वर्ड को याद रख। इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानते थे। हाँ, या सर अर्थिंग आपने क्या रखा है तो जीरो हो तो गया। यहां पर फॉर्मूले में डाल दे Q अपॉन KQ/R माइनस जीरो। तो ये कितना होगा? Q और Q चला जाएगा, लिख दे भैया, वरना धरती फट जाएगी, लेकिन इनको समझ नहीं आएगा। Q अपॉन 4πε0R, और ये और ये कट गया, तो कैपेसिटेंस आता है 4πε0R। ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, जो मैं आपको बता रहा था, ना ही चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ना ही वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये मीडियम का रिप्रेजेंटेशन है कि आसपास मीडियम क्या है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास साइज का रिप्रेजेंटेशन है कि कितना बड़ा हमारे पास स्फीयर है, उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी हमारे पास होगी। क्लियर है क्या? यस और नो? सारे बच्चे, अब जाते जाते, अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो मैं आप लोगों का एक सवाल था, ठीक है, कि सर 1 फेरेड हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों है?
कहां गया वो? Why 1 farad is a very big quantity? इसका रीजन आपको जब स्कूल में बताना हो तो समझना, आपको ये बोलना है इफ वी अज्यूम, अब तुम कहोगे सर फिर से अज्यूम, तू आईआईटी दिल्ली में भाई साहब पहली बार सीएस ब्रांच लेकर के बैठा, पहले दिन में ही कंपनी आकर के माइक्रोसॉफ्ट वाली बोल रही है फाइनल ईयर को नहीं भाई इस बच्चे को बुलाओ, और तेरे को 1000 करोड़ का वो दे दिया है पैकेज। अज्यूम करा, मजा आया? अब ऐसे ही जिंदगी भर अज्यूम कर, क्योंकि सच होने नहीं वाला। सुनता तो तू है नहीं मेरी बात, गधे इंसान। अगर मैं इसको अज्यूम करूं, इफ वी अज्यूम अ कंडक्टर ऑफ साइज ऑफ अर्थ, अगर मैं एक धरती के साइज का कंडक्टर ले आऊं, धरती के साइज का, समझ रहा है? तो रेडियस कितना होता है? रेडियस इज 6400 किलोमीटर्स। तो उसकी कैपेसिटी क्या आएगी? अगर तू निकालेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 6400, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स। सॉल्व करेगा, सॉल्व अगर तू यहां पर सॉल्व करेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफेरेड आती है। ध्यान सुन, मतलब धरती के बड़ा अगर तेरे पास कंडक्टर आ जाए, वैसे तो तेरे पास चवन्नी भी ना हो, लेकिन ठीक है मान लेते, मानने में क्या जा रहा, कि अगर तेरे पास धरती के साइज का कंडक्टर हो तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो माइक्रो के ऑर्डर का आता है। यस वो माइक्रो के ऑर्डर का है। अब तू कहे तो फिर क्या दिक्कत है, कम से कम माइक्रो वाला तो हम यूज कर ही सकते हैं। हाँ बेटा, चीटी हो ना तुम। धरती पे ये बच्चा है, मम्मी हमारे ना घर में जो पंखा है वो काम नहीं कर रहा है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट से कंडेंसर लेके आएंगे। और मम्मी यहां बैठी हुई है चारपाई पे, बेटा प्लीज पंखा चलवा दे। हाँ मम्मी अभी हमें सर पड़ा है, अभी जा रहे हैं। गए, यहां पर जो बच्चा इतनी बड़ी एक और धरती उठा करके ले आया। अबे धरती पे धरती कैसे लाएगा बे, हैं गधे इंसान। मम्मी ये पंखे पे लगा दीजिए। मम्मी कहे है इतना बड़ा तुम कंडेंसर लाए हो? मम्मी कहे इस गोले को छोड़ के दूसरे ही गोले पे चले जाते, कंडेंसर लगाओगे कहां चाचा? तो कुछ बच्चों को ये डाउट आ जाता है फिर भी, तो सर अगर माइक्रो में हो भी गया तो क्या? अबे भाई तू धरती पे धरती बड़ा कंडेंसर कहां से लाएगा? तो फिर कहता है तो फिर निकाला क्यों है ये वैल्यू? इफ वी अज्यूम, याद कर आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, अज्यूम, अगर हम ये अज्यूम करें कि धरती के बराबर अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है क्या तेरे पास? नहीं है। तू आईआईटी दिल्ली में है क्या? नहीं। तेरे पास कंप्यूटर साइंस है क्या? नहीं है। तेरे पास हजार करोड़ का पैकेज है क्या? नहीं। तो अज्यूम ही तो कर रहा था ना। तो मैंने कहा अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं कि एक कंडक्टर है धरती के साइज का, तो उसका कैपेसिटेंस जाता है माइक्रो के ऑर्डर का, 10⁻⁻6 फेरेड। तो 1 फेरेड तो भैया कितनी बड़ी होगी? यस, इसको रिलेटिवली ही समझाना पड़ता है। क्लियर? यस। और कोई तरीका नहीं है? नहीं। जैसे तेरा सिग्निफिकेंस मैंने कैसे बताया, अगर अंबानी को 1 ले तो तू क्या है? 0.0000। तो रिलेटिवली जब समझाए तो तेरे को अपने आप में, हाँ यार वो तो बहुत ज्यादा अमीर, हम थोड़ा सा हाँ, तो फील आया ना वहां से। तो इसी को 1 फेरेड इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगर इतना बड़ा कंडक्टर भी तुम ले आए, वैसे तुम ला नहीं सकते, तुम्हारे पास सिक्के जितना बड़ा तो कंडक्टर है नहीं, तो अगर तुम ले आए तो उसका भी कैपेसिटेंस माइक्रो के ऑर्डर का होता है, दैट इज 10⁻⁻6 फेरेड एंड दैट इज वेरी स्मॉल। क्लियर है क्या? यस। हाँ, तो आज के लिए आई थिंक इतनी बेइज्जती सह लोगे इससे ज्यादा सह नहीं पाओगे, तो इसलिए आज लेक्चर यहीं खत्म कर देते हैं। क्या बोलते हो? आज ज्यादा हो गया है ना सारे बच्चे? यस और नो? कह रहा है आज तो भाई पूरा इमोशनल डैमेज किया है सर ने। अरे हम तुम्हें मिस कर रहे थे ना संडे को, नहीं हो पाया बात। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो
हाँ, इतना लोड लेके नहीं पढ़ना, आसान चैप्टर है, सीरियसली बता रहा हूं। थोड़ा सा अब आप लोगों को मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कौन कौन सी चीजें कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है, ये वाली चीजें पढ़नी है आप लोगों को, थोड़ा सा कोशिश करिए। क्लियर? चलिए भाई, तो आज तो आपने वो पढ़ा करके सही बता रहा हूं, बहुत मजा आया, ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को भी चीजें समझ आई होंगी। कल हम लोग करेंगे बेटा अपना वो पावर के 2 क्वेश्चन जो है, फिर पहले कैपेसिटर पे जाएंगे, फिर अगले दिन कलर कोडिंग की बात कर लेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। अरे भाई गला खराब है भाई, तुम तो वर्कलोड पे वर्कलोड दिए जा रहे हैं। कल गा देंगे, कल गा देंगे, अभी वैसे भी 5:35 हो गया है तुम्हारे लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद भाई साहब बेंजिन पेंजिन पढ़ना है तुम्हें ठीक है। हाँ तो यस तो आप लोग जाइए आराम से पढ़िए कल की क्लास में, तब तक थोड़ा सा गला भी आराम पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो वर्कबुक क्या होता है बेटा? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्लासेस, ठीक है। थोड़ा सा डेटा अलग भी हो सकता है, डेटा सेम भी रह सकता है। तो उसमें क्या होता है, इधर हमारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मैं अपनी तैयारी इसी तरीके से करता था और मुझे एफिशिएंट लगता है। कई बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर काफी एफिशिएंट रहा, रिवीजन अच्छी से हो जाती है। तो उसमें मैं क्वेश्चंस आपको लिख करके टाइप करके दे दूंगा, ठीक है। अब प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पीडीएफ से उतना ज्यादा फ्लो नहीं रहता। प्रिंट आउट अगर आप लोग निकलवा ले तो ज्यादा बेटर है। अगले साल मैं इसकी ना एक किताब ही निकाल दूंगा, क्योंकि प्रिंट आउट महंगे पड़ेंगे, किताब सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस लिखे होते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी रफ कॉपी रखेंगे साथ में, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे। तो आपके लेक्चर्स में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ट्रू फॉल्स एजर्शन रीजन के टाइप से मैंने उसमें क्वेश्चन लिख देता हूं, सो दैट आपको अपनी स्टेटमेंट्स याद हो जाएं, डेरिवेशंस के मेन मेन पॉइंट्स याद हो जाएं, फॉर्मूले याद हो जाएं। 2-3 बार अगर आप एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे वर्कबुक से सारे सवाल, तो कहीं ना कहीं आपका जो 15-15, 20-20 लेक्चर हमारे लग रहे हैं चैप्टर खत्म होने में, आप उसको 2-3 बारी के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर समेट सकते हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, आपकी भी मेरी भी, लेकिन यस अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको थर्सडे तक मैं आपको आपका वर्कबुक दूंगा। तो जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, ठीक है, जिन बच्चों ने नया ज्वाइन करा है, आई थिंक ये तो मेरे को देखना पड़ेगा इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं दोबारा आज रात को वैसे उसमें ग्रुप आप जाना, तो उसमें पुराने में आपको वर्कबुक्स मिल जाएंगी, तो प्लीज आप वर्कबुक को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा वंस द चैप्टर इज बीन डन, ठीक है। क्लियर? चलिए भाई, तो अब आप लोगों का टाइम हो गया है जाने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड सो, इतना अंग्रेजी नहीं आता है, so helpful, understanding the joke properly rather than the concept, yes clear? तो प्लीज डू लेट मी नो हाउ वाज दिस लेक्चर। अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।